हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है ओवरव्यू ऑफ सेल। चैप्टर नेम है सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले हम लोग सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब कि ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनके बारे में ओवरव्यू देखने वाले हैं। यहाँ जो भी आपको स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेल्स, सब कुछ जो दिखाया जाएगा उसके बारे में डिटेल लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम हर एक टॉपिक को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो बर्ड व्यू के फॉर्म में, मतलब फटाफट से हमें देख लेना है कि हम इस चैप्टर के अंदर सेल के अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर है जिनके बारे में स्टडी करने वाले हैं। उनकी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन ही यहाँ आपको दी जाएगी, क्योंकि डिटेल वर्जन नेक्स्ट लेक्चर्स में है। सबसे पहले है सेल वॉल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें और कुछ फंगस है तो उनके अंदर सेल वॉल होती है, और सेल वॉल जनरली आउटर बाउंड्री या प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में काम करती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन नाम का स्ट्रक्चर होता है। आप अगर एनिमल सेल की बात करें तो उनके अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उनका प्रोटेक्टिव लेयर होता है। मेम्ब्रेन फाउंड विद इन द सेल। अगर हम प्लांट की बात करें तो सेल वॉल के बाद जो लेयर होता है प्लांट के अंदर, वो सेल मेम्ब्रेन होता है। सबसे पहला प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल होगा प्लांट के अंदर, फर्स्ट बाउंड्री या बॉर्डर, और सेकेंड बाउंड्री और बॉर्डर के फॉर्म में सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये दोनों लेयर्स या मेम्ब्रेन प्लांट सेल को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, और उसके साथ साथ और भी इनके फंक्शंस हैं। जब इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। पर अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन ही इसका फर्स्ट आउटर लेयर है या फिर डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर है। सबसे पहली बाउंड्री या सबसे बाहर का लेयर, आउटर लेयर, एक्सटर्नल लेयर, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो सेल को लिमिट करता है, वो एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन ही है। तो हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डेंस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है या तो स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर पाया जाता है। हम सब जानते हैं कि न्यूक्लियस सेल का कंट्रोलर है। यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा है ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसा क्या होता है जिस वजह से ये पूरे सेल को कंट्रोल करता है? उसके अंदर जो कंट्रोलर है या फिर यूनिट है जो पूरा सेल कंट्रोल करते हैं, वो होता है जेनेटिकल मटेरियल। जेनेटिकल मटेरियल डीएनए के फॉर्म में होता है मोस्टली, हम प्लांट सेल की, एनिमल सेल की अगर बात करें तो। अदरवाइज आप अगर देखेंगे तो कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिकल मटेरियल आरएनए फॉर्म में होता है। डीएनए क्रोमोसोम्स को फॉर्म करता है, और यही क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। याद रखिए कि न्यूक्लियस डेंस होता है और वो भी मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड होता है। न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से या न्यूक्लियर एनवलोप के नाम से जानते हैं। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे जब न्यूक्लियस वाला टॉपिक हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम न्यूक्लियस को हमारा कंसर्न ले या फिर सेंटर ले या रेफरेंस ले तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक आप ऐसे दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं सेल को। ऐसे सेल जिनके पास न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड है, आप देखेंगे तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है उसके न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और फिर उसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल होता है। पर उस जेनेटिकल मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवलोप कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल का कंपैरिजन दिखाया है, और आपको दिख रहा है कि इसका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से प्रोटेक्टेड है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिकल मटेरियल एकदम नेकेड होता है, खुला होता है, और वो बिल्कुल ही कोई एनवलोप से प्रोटेक्टेड नहीं होता। ये मेन डिफरेंस है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बीच का। यही रीजन है कि इनका नाम हमने ऐसा क्यों रखा, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, इसका ऑपोजिट होगा सेल्स दैट लेक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर प्रोकैरियोटिक। अगर मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है न्यूक्लियस तो इनका जेनेटिकल मटेरियल इस तरीके से इनके साइटोप्लाज्म में नेकेड होगा, जबकि यूकैरियोटिक हो गए, उनका जेनेटिकल मटेरियल प्रोटेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर एनवलप,
और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बस ये मेन डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का। अगर ये नाम कहाँ से आए अगर उसकी बात करें तो देखिए, कैरियोटिक जो है उसका मीनिंग होता है रिलेटेड विथ न्यूक्लियस। यहाँ यू का मतलब हम लोग डेवलप करेंगे और यहाँ प्रो का मतलब हम प्राइमरी या प्रिमिटिव करेंगे। प्रोकैरियोटिक सबसे पहले आए थे इस दुनिया में। हम कहते हैं कि इवोल्यूशन हुआ और लाइफ फॉर्म हुई। तो सबसे पहली लाइफ जो इस अर्थ पे इमर्ज हुई थी वो वाटर में हुई थी, और वो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल के फॉर्म में हुई थी, बैक्टीरिया के फॉर्म में हुई थी। उसके बाद उनके इवोल्यूशन से ही यूकैरियोटिक सेल्स बने, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बने। प्रोकैरियोटिक सबसे पहले आए थे, इसलिए इसका न्यूक्लियस काफी सिंपल और प्राइमरी है, प्रिमिटिव है। जबकि यूकैरियोटिक है वो उनमें से इवोल्यूट होके बने हैं, एक्सपीरियंस आने के बाद लाइफ का बने हैं। इस वजह से इनका न्यूक्लियस डेवलप है और उनके पास एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का। हम यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में वैसे सेकेंड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, जहां हमने बैक्टीरियाज और यूकैरियोटिक में बहुत सारे किंगडम्स की स्टडी की थी। जैसे प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, किंगडम फंगस है, प्रोटिस्टा, ये सब यूकैरियोटिक में आते हैं। और प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही किंगडम है, किंगडम मोनेरा, जो कि बैक्टीरिया का किंगडम है। यहाँ फिगर में आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के और भी डिफरेंसेस दिखाए हैं। यहाँ देखिए, यूकैरियोटिक सेल के अंदर कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है उनके अंदर, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे ऑर्गेनेल्स होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। ना सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इनके पास ऐसी कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं है जिनके आसपास प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन हो। मेम्ब्रेन बाउंड चीजों को ये लैक करते हैं, लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ना सिर्फ न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे स्ट्रक्चर भी प्रोकैरियोटिक में नहीं होते, क्योंकि उनमें मेम्ब्रेन होता है। इनके पास राइबोसोम जैसे और उसके साथ साथ इंक्लूजन बॉडी जैसी ऑर्गेनेल्स होती है, जो बेसिक लेवल की होती है। तो यहाँ जो कंपैरिजन है उससे आपको ये भी पता चलेगा कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, उसके साथ साथ ऑर्गेनेल्स में भी क्या डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म, यहाँ पर साइटोप्लाज्म, प्लाज्म वर्ड आया है प्लाज्मा से, एक लिक्विड मटेरियल, और साइटोवल आया है सेल से। तो ऐसा लिक्विड कंटेंट या प्लाज्मा जो सेल के अंदर आया हुआ है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म वो फ्लूइड बेस है या मैट्रिक्स है या सपोर्टिव लिक्विड है जो सेल के अंदर आया है। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है, ना ये कंप्लीटली फ्लूइड नेचर में है, ना ये कंप्लीटली सॉलिड नेचर में है। सेमी फ्लूइड टाइप का मैट्रिक्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है। सारी ऑर्गेनेल्स जो आपको फिगर में यहाँ दिख रही है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेल्स आपको दिखाई है, न्यूक्लियस दिखाया है। इन सब के सेट होने के बाद इनके बीच में जो स्पेस है उनको फिल करने वाला लिक्विड, उसके लिए हम साइटोप्लाज्म यूज कर रहे हैं। आपने बहुत सारी जगह पर पढ़ा कि जब सारे कंपोनेंट्स एडजस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद उनके बीच की स्पेस को फिल करने के लिए जनरली मैट्रिक्स आ जाता है, ग्राउंड सब्सटेंस आ जाती है या स्ट्रोमा आ जाता है। उसी के लिए हम यहाँ पर एक डिफरेंट वर्ड यूज कर रहे हैं, साइटोप्लाज्म। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये सारी ऑर्गेनेल्स जिस लिक्विड के अंदर फ्लोट कर रही है या आई हुई है, वही लिक्विड को हम साइटोप्लाज्म नाम देंगे। ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ द सेल, पूरे सेल के अंदर स्प्रेड हो चुका है ये। इसी के अंदर सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सेल्यूलर एक्टिविटीज होती है, और ये ऑर्गेनेल्स को भी अपने अंदर फ्लोट करने की एक स्पेस देता है। Cytoplasm is the main arena of cellular activities in both the plant and animal cells. चाहे एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, कोई भी सेल हो, हर एक सेल में साइटोप्लाज्म मीडियम है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर जो मेन कंटेंट है वो वाटर है, वाटर बेस्ड सॉल्वेंट है। वाटर यहाँ मीडियम बनता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। सेल्स के अंदर बहुत सारी सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, केमिकल रिएक्शंस होती है। सेल को हम जनरली केमिकल फैक्ट्रीज के फॉर्म में एज्यूम करते हैं। यहाँ पर होने वाली
डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए वाटर मीडियम बनता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ये मेन वो पोर्शन है जहां पर सेल अपनी केमिकल रिएक्शंस प्रोसेस करता है। वेरियस केमिकल रिएक्शंस, जैसे मैंने आपको बताया सेल्यूलर एक्टिविटीज के अंदर केमिकल रिएक्शंस मोस्टली होती हैं, और इन्हीं केमिकल रिएक्शंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें सिंथेटिक एक्टिविटी के लिए हम लोग जनरली वर्ड यूज करते हैं एनाबॉलिज्म, और ब्रेकडाउन केमिकल रिएक्शंस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कैटाबॉलिज्म, और दोनों के सम को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इन शॉर्ट यहाँ पर कुछ नई चीजें बन भी रही है, कुछ चीजें टूट भी रही है, कुछ नया बनने की प्रोसेस सिंथेसिस है, ब्रेकडाउन की प्रोसीजर भी चल रही है। दोनों रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो सेल मेटाबॉलिज्म करता है, केमिकल रिएक्शंस करता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि सेल खुद को लिविंग स्टेट में रखना चाहता है, इस वजह से ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है। उसी प्रोसेस के वजह से हार्मोन्स का प्रोडक्शन होता है, एंजाइम्स का प्रोडक्शन होता है, ऑयल ग्लैंड ऑयल प्रोड्यूस करती है, हार्मोनल ग्लैंड हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, स्टमक HCl का प्रोडक्शन करता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव जूसेस का प्रोडक्शन करती है, इसी केमिकल रिएक्शंस की वजह से। और इन्हीं रिएक्शंस की वजह से तो हम लोग लिविंग स्टेट में हैं। तो सेल यही रिएक्शन करके खुद को तो लिविंग स्टेट में रख रहा है, पर उसके साथ साथ हमारे ऑर्गन्स को और अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म को भी लिविंग स्टेट में रख रहा है। ऑर्गेनेल्स, कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स है जो सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगी? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसके दो टाइप है, रफ एंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। हम डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पढ़ेंगे तब इसके बारे में स्टडी करेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जिसको गोल्गी बॉडी या गोल्गी अपरेचस के नाम से भी जाना जाता है। लाइसोसोम, सुसाइडल ऑर्गेनेल्स के नाम से भी जानी जाती है, जिसके अंदर मोस्टली डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, जो प्रोटीन, शुगर और फैट और न्यूक्लिक एसिड जैसे मेन जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं उनको डाइजेस्ट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस के नाम से सालों से पढ़ते आए हैं। उसके बाद माइक्रो बॉडीज, छोटी छोटी और भी माइक्रो स्ट्रक्चर्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो उनके अंदर होती है एक बड़ी वैक्यूल, बिग वैक्यूल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर 70 to 90% स्पेस जो है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेती है, और इस वजह से न्यूक्लियस इस तरीके से पेरीफेरी की तरफ चला जाता है, सेंटर में नहीं होता। ये सपोज न्यूक्लियस है और ये उसके अंदर जेनेटिकल मटेरियल। तो इतनी बड़ी साइज की वैक्यूल आपको प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी। वो ऑलमोस्ट सेंटर में होती है और 90% जितना स्पेस जो प्लांट सेल का है वो ऑक्यूपाई कर सकती है। बिग वैक्यूल्स प्लांट सेल का एक यूनिक फीचर है। इन सारी ऑर्गेनेल्स जिनके बारे में यहाँ पर आप लोगों ने देखे इनके नाम, उनको हम एक एक करके स्टडी करने वाले और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। द प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसका मतलब है ये जो भी ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं, ये ऑर्गेनेल्स मोस्टली प्रोकैरियोटिक में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती है। जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पर दिखाई है वो मेम्ब्रेन बाउंड होगी, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर्स हो गए, मेम्ब्रेन हो गए, और इस रीजन से कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक में नहीं हो सकता। तो ये रीजन है कि ये ऑर्गेनेल्स क्यों नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। इसके अलावा राइबोसोम्स जैसी ऑर्गेनेल्स भी सेल में पाई जाती है। उसको अलग से इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये ऑर्गेनेल्स ना सिर्फ प्रोकैरियोटिक में पर यूकैरियोटिक दोनों ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, दोनों सेल्स में पाई जाती है, इसलिए यहाँ डिफरेंटली इन्होंने दिखाया है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होने की वजह से प्रोकैरियोटिक में भी होती है
और यूकैरियोटिक में भी पाई जाती है। अगर इसके लोकेशन की बात करें तो राइबोसोम्स मोस्टली कहाँ होते हैं, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी घूम रहे होते हैं और उसके साथ साथ क्लोरोप्लास्ट के विदिन, मतलब क्लोरोप्लास्ट जो क्लोरोफिल कंटेन करता है जिससे फूड सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उस ऑर्गेनेल के अंदर भी कुछ राइबोसोम्स होते हैं और इवन माइटोकॉन्ड्रिया के विदिन भी कुछ राइबोसोम्स पाए जाते हैं। आप लोग क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम पढ़ेंगे कि दोनों के अंदर राइबोसोम्स आए हुए होते हैं और इस राइबोसोम्स का टाइप 70S टाइप ऑफ राइबोसोम होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ फिगर में जैसे दिखाया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जिसको ER कहते हैं, उसके ऊपर ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो होती है वहां पर राइबोसोम्स आए हुए होते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिखाया है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का है और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर आपको जो इस तरीके के रेड डॉट्स दिख रहे हैं वो राइबोसोम्स है। ये सारे रेड डॉट्स राइबोसोम्स है। इसी वजह से इस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, क्योंकि राइबोसोम्स की वजह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस रफ हो जाती है। राइबोसोम्स ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टिक हो गए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर। इस वजह से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम रफ बन जाती है। तो कह सकते हैं कि राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेस के ऊपर भी आए हुए हैं, साथ साथ साइटोप्लाज्म में भी आपको देखने को मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे ऑर्गेनेल्स के विदिन भी इनका लोकेशन है। सेंट्रियोल एनिमल सेल का यूनिक फीचर है। सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में ही पाई जाती है। ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है और इसका फंक्शन अगर हम देखें तो ये हेल्प करती है सेल डिवीजन प्रोसेस में। सेंट्रियोल कुछ इस तरीके से दिखती है जैसा आपको फिगर में दिखाया है और इस दो सेंट्रियोल के फ्यूजन को हम कहते हैं, ये पहली सेंट्रियोल, सेकेंड सेंट्रियोल, और जब दो सेंट्रियोल आपस में यूनाइट होती है तब हम वर्ड यूज करते हैं सेंट्रोसोम। तो इन दोनों के यूनियन को हम सेंट्रोसोम के नाम से जानेंगे, पर उनके जो यूनिट्स है 1 और 2 उनको हम सेंट्रियोल कहेंगे। सेंट्रियोल एनिमल सेल का यूनिक फीचर है और सेंट्रियोल का अगर मेन फंक्शन देखें तो सेल डिवीजन के वक्त है। सेल डिवीजन के वक्त क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन करने के लिए इस तरीके के फाइबर्स को फॉर्म करने की ज़रूरत रहती है। ये जो फाइबर्स आपको दिख रहे हैं उनको हम स्पिंडल फाइबर्स कहते हैं और इन्हीं फाइबर्स का फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के यूनियन से बनता है सेंट्रोसोम। तो सेल डिवीजन प्रोसेस में सेंट्रियोल का बहुत बड़ा फंक्शन है और वो है फाइबर्स फॉर्म करना या स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करना। हम जब पढ़ेंगे सेंट्रियोल सेंट्रोसोम तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है और ये स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन क्यों करते हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को देखेंगे तो सबकी साइज डिफरेंट मिलेगी, इवन शेप भी डिफरेंट होगे और इवन इनका फंक्शन और एक्टिविटीज भी डिफरेंट होगी। मतलब कि सेल की साइज, शेप और एक्टिविटीज में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ जो टॉपिक है वो आपको याद रखना है। इससे पहले ओवरव्यू में आपने जो कुछ भी देखा उनके बारे में हम डिटेल अलग टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, पर यहाँ ये टॉपिक ओवरव्यू ऑफ जो सेल है उसमें इंपॉर्टेंट है और काम का है। तो चलिए इसको देखते हैं। माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास की बात करें तो सबसे छोटे सेल्स है। लिविंग सेल्स की कैटेगरी में माइकोप्लाज्मास को स्मॉलेस्ट सेल कंसीडर किया गया है। अगर वायरस इसको लिविंग की कैटेगरी में क्लासिफाइड ना किया जाए तो उसकी साइज 0.3 माइक्रोमीटर ही होती है, सिर्फ इतनी ही लेंथ इसकी होती है।
जबकि आप एक बैक्टीरियल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर आपको 3 to 5 माइक्रोमीटर की रेंज में जनरली देखने को मिलता है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, अगर सबसे बड़े सेल की बात करें, सबसे छोटा सेल तो है वो माइकोप्लाज्मा है, पर अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो है एग, मतलब कि ओवम ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक बर्ड का नाम है, उसका जो ओवम होता है, फीमेल गैमेट होता है, वो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल के नाम से जाना जाता है। रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें तो उनका डायामीटर कुछ होता है 7.0 माइक्रोमीटर। यहाँ पर आप लोगों ने साइज देखी कि साइज के हिसाब से किस तरीके से सेल्स डिफरेंट है। अब टिपिकल यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो 10 to 20 माइक्रोमीटर का होता है। टिपिकल बैक्टीरिया की बात करें तो 1 to 2 माइक्रोमीटर, अदरवाइज बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर होते हैं रेंज। प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म PPLO वो 0.1 माइक्रोमीटर की साइज के होते हैं, और वायरस से इसका कंपैरिजन अगर हम करें तो सिर्फ 0.02 to 0.2 माइक्रोमीटर के ही होते हैं वो। तो ये हमने कंपैरिजन की डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। पर हाँ, मैं आपको बता दूं, ये बात कर रहे हैं कि सेल्स डिफर होते हैं ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। पर यहाँ पर जो आपको एग्जाम्पल में वायरसेस दिखाए हैं, याद रखिए ये सेल्स नहीं है, ये नॉन सेल्यूलर मटीरियल है, इनको सेल्स में कंसीडर नहीं किया जा रहा। ओवरव्यू ऑफ सेल में हमारा लास्ट टॉपिक है, ये लास्ट स्लाइड है, और इसमें शेप ऑफ सेल्स। आपने देखा कि किस तरीके से साइज में वेरिएशन है, अब देखते हैं शेप में कैसा वेरिएशन है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म। जैसा फंक्शन वैसा शेप, कहते हैं कि जैसा देश वैसा भेष, इस तरीके से जैसा फंक्शन वैसा शेप लेने की जरूरत सेल्स को पड़ती है। जैसे आप देखें तो जाइलम के अंदर जो ट्रेकेट्स होती है वो इस तरीके से लंबी इसलिए होती हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज होकर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, इस वजह से इनका शेप थोड़ा सा इलोंगेटेड है। आप अगर सीव ट्यूब्स के सेल्स को देखेंगे तो सेम वो सेल्स भी इस तरीके के इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि उनको भी आपस में इस तरीके से अरेंज होकर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म करना है। तो जैसी ज़रूरत होती है फंक्शन में, जैसी नीड होती है क्रिएट, वैसा शेप सेल ले लेता है। इसलिए लिखा है कि शेप फंक्शन के हिसाब से होता है। नर्व सेल्स की बात करें तो नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट और इरेग्युलर सेल में से एक है। इसका शेप इरेग्युलर है और ये लॉन्गेस्ट सेल में से एक है। नर्व सेल से आपको पता है न्यूरॉन सेल्स भी हम इसको कहते हैं, और न्यूरॉन से जनरली ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से शेप में जनरली सेल्स पाए जाते हैं? डिस्क लाइक शेप के हो सकते हैं जैसे आरबीसीस है, डिस्कोइड शेप के और बाइकॉनकेव। पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं जैसे लिवर सेल है। कॉलमनर सेल्स हो सकते हैं कॉलमनर एपिथेलियम के अंदर, जैसे कुछ ग्लैंड्स के अंदर कॉलमनर सेल्स होते हैं। क्यूबोइडल सेल हो सकते हैं, क्यूबोइडल सेल से भी कुछ ग्लैंड्स का फॉर्मेशन होता है। अब कोलाजन फाइबर्स अगर देखेंगे, इलास्टिन फाइबर्स देखेंगे जो फाइब्रस सेल से फॉर्म होते हैं, या फिर सिंपली स्केलेटल फाइबर जो मसल सेल है वो थ्रेड लाइक होगा। और न्यूरॉन इरेग्युलर सेल का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पर फिगर में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दिखाए, न्यूरॉन दिखाया, उसके साथ साथ आप देखिए न्यूरॉन तो आप लोगों ने देखा जो इरेग्युलर लॉन्गेस्ट सेल है, और आप इस सेल को देखिए फोटो रिसेप्टर सेल है जिसका नाम रॉड सेल है जो आइस के अंदर पाया जाता है। न्यूट्रोफिल जो WBC है उसको देखिए, WBC अमीबा की तरह सूडोपोड्स बना सकता है और बैक्टीरिया को एनगल्फ कर सकता है। इसका शेप इरेग्युलर होता है और ये कोई भी शेप ले सकता है। और वाइट ब्लड सेल्स यहाँ पर आपको दिखाए हैं, लिम्फोसाइट्स जो ट्रैवल कर रहे हैं इन्फेक्शन की साइट की तरफ, ब्लड में से बाहर आ रहे हैं, देखिए, तो उनका भी शेप आपको दिखाया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस और एक्टिविटीज शो करते हैं। उनके शेप, साइज और एक्टिविटीज में बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है। सारे सेल्स बॉडी में होते वो एक जैसे नहीं होते, एक जैसे सेल से टिश्यूज और ऑर्गन्स नहीं फॉर्म होती।
तो ओवरव्यू और सेल्स की बात कर रहे थे हम, ओवरव्यू ऑफ सेल्स की। आप लोग 6 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, एनाटॉमी में पढ़ेंगे कि सिंपल टिश्यूज का फॉर्मेशन एक जैसे सेल से होता है, पर मेजोरिटी जो टिश्यूज है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से ही फॉर्म होती है। यह जो भी टॉपिक्स थे वो आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। ये सिर्फ ओवरव्यू था, बर्ड व्यू था सेल का, कि सेल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो टॉपिक था वो आपको याद रखना है, शेप और साइज एंड दी एक्टिविटीज के बारे में, जो हमने लास्ट में समझा। तो इसी के साथ इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ।